जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित राजपूत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर के इस सेशन में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय वाली क्लास में हम कक्षा 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कल तक की अपनी क्लास में नया चैप्टर जो शुरू किया था वैद्युत चालन, उसके कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे। तो आज की क्लास में हम उससे आगे के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं आज की अपनी क्लास की ओर। आज की क्लास का हमारा पहला टॉपिक है, आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। क्या है आज का हमारा पहला टॉपिक? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम एक चित्र बना रहे हैं, आप लोग भी वो चित्र बना लीजिए। बना लीजिए ये चित्र आप लोग सबसे पहले। उम्मीद है आप लोगों ने चित्र बना लिया होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, माना किसी चालक तार में स्मॉल आई धारा बह रही है। माना किसी चालक तार में स्मॉल आई धारा बह रही है। माना चालक के किसी परिच्छेद से स्मॉल टी समय में गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रवाहित आवेश स्मॉल क्यू है। तब स्मॉल आई बराबर क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन टी। स्मॉल आई बराबर क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन टी। और इसे आप लोग डाल देना समीकरण 1। स्मॉल आई बराबर क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन टी, इसे आप लोग डाल देना समीकरण 1। अब नीचे लिखेंगे, माना चालक तार के, यहां पर आप लोग लिखेंगे, माना चालक तार के, माना चालक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद, अनुप्रस्थ परिच्छेद का, अनुप्रस्थ चालक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, कैपिटल ए, कॉमा चालक के एकांक आयतन में, कॉमा एकांक आयतन में, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल एन है, कॉमा इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग वीडी है। इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, अनुगमन वेग वीडी है। वी सफिक्स में स्मॉल डी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी है। तथा इलेक्ट्रॉन का आवेश स्मॉल ई है, तथा इलेक्ट्रॉन का आवेश स्मॉल ई है, स्मॉल ई है। तब चालक लिखना, तब चूंकि यहां ऐसे लिखना, 1 सेकेंड में चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद, अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाले, से गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या हो जाएगा?
NaBD क्या हो जाएगा, NaBD। अब ये इसी को क्या करें तब या इसलिए स्मॉल टी सेकंड में, जब अगर 1 सेकंड में NaBD इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से, तो स्मॉल टी सेकंड में चालक से कितने गुजर जाएंगे, तो इसी में क्या कर देंगे, स्मॉल टी का गुणा कर देंगे, गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और NaBD इंटू स्मॉल टी हो जाएगा। अब फिर लिखेंगे नीचे, अतः चालक में स्मॉल टी सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा है, स्मॉल टी सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा, स्मॉल टी सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा। अब क्या हो जाएगा, Q बराबर एन ई होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, Q बराबर एन, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, NaVD इंटू स्मॉल टी, NaVD इंटू स्मॉल टी, और गुणे में क्या हो जाएगा, आवेश इलेक्ट्रॉन का तो स्मॉल ई हो जाएगा, तो Q बराबर ये रही इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे आवेश स्मॉल ई। अब क्या करेंगे समीकरण 1 से, अतः यहाँ नीचे लिख देना आप लोग समीकरण 1 से, अतः समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 देखिए क्या कह रहा है, यहां से Q का मान I इंटू स्मॉल टी, तो यहां से कर देंगे बराबर, तो I इंटू स्मॉल टी बराबर, यहां से Q का मान है NaVD, डी सफिक्स में है इसके, NaBD इंटू स्मॉल टी इंटू ई, तो यहाँ से T से क्या हो जाएगा, T कैंसिल, दिस इंप्लाइज दैट I बराबर हमारा क्या आ जाएगा, NeAVD, I बराबर हमारा क्या आ जाएगा, NeAVD। यहाँ से हमें I का मान जो प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ, NeAVD। तो यहाँ से ये हमसे पूछा क्या गया था, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, तो यही क्या हो जाएगा, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध है, यही ये जो संबंध निकल के आया यही हमारा क्या हो जाएगा, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध। सबसे पहले इसमें कुछ नहीं करना था, यदि किसी चालक तार में स्मॉल आई धारा बह रही है तो हमें पता है कि उस चालक तार में प्रवाहित आवेश की मात्रा क्या होती है, आई बराबर Q अपॉन टी, इसे आप लोग क्या डाल देंगे, समीकरण 1 डाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, मान लेते हैं हम कि चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल A है, कॉमा उसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n, कॉमा इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग क्या है Vd, पीछे हम पढ़ा चुके अनुगमन वेग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vd, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है स्मॉल e, तब 1 सेकंड में चालक के, तब क्या लिखेंगे नीचे, 1 सेकंड में चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से प्रवाहित आवेश की इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखेंगे तो NaVD, और उसके बाद स्मॉल टी सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो उसी में क्या कर देंगे, स्मॉल टी का गुणा कर देंगे, और उसके बाद क्या निकालेंगे कि चालक से होकर गुजरने वाले आवेश की मात्रा, तो Q बराबर किस सूत्र, Q बराबर N से, तो N की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या NaVD इंटू स्मॉल टी, और उस आवेश की जगह इलेक्ट्रॉन का आवेश आ जाएगा। तो यहां से जब हम इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो हमें I बराबर क्या प्राप्त होगा, NeAVD, यही हमारा क्या है, अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसी में अभी थोड़ा और रह गया, उसे और नीचे धारा घनत्व के पदों में, और तो यहीं पर नीचे एक छोटा सा नोट पॉइंट बना लीजिए, नोट तो कर ही लिया होगा आप लोगों ने, तो यहाँ लिख देना आप लोग धारा घनत्व के पदों में, इसे आप लोग लिखेंगे धारा घनत्व के पदों में। यहां से धारा घनत्व के पदों में J बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से J बराबर I अपॉन ए, तो इम्प्लाई J बराबर हम पीछे आपको पढ़ा ही चुके हैं, I अपॉन ए होता है, तो यहाँ पर J बराबर I का मान अभी हमने जो निकाला NeAVD रख देंगे, वटे क्या हो जाएगा A, तो यहाँ से इसे कैंसिल कर देंगे, तो J बराबर क्या आ जाएगा NeVD,
तो ये क्या होगा, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध। ये क्या आ जाएगा, यह धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग के बीच का संबंध है। आपसे दोनों में से कुछ भी पूछा जाए तो आप लोग आसानी से कर देंगे, केवल J बराबर आई अपॉन ए लगाएंगे और यहाँ पर आई का मान रख देंगे। उसके बाद यहाँ से क्या आ जाएगा, J बराबर NEVD। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल, वैद्युत प्रतिरोध। इसे आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, कक्षा 10 में आप लोग इसे पढ़ चुके हैं। सिंपल सा ही इसकी परिभाषा आप लोगों को पहले से ही पता होगी। क्या होता है, जब किसी चालक तार में धारा बह रही होती है, क्या कहेंगे, जब किसी चालक तार में धारा बह रही होती है तो उस चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V तथा धारा I के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहा हमने, जब किसी चालक तार में स्मॉल I धारा बह रही हो तो उस चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर B तथा धारा I का अनुपात वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। क्या हो जाएगा, तो कैपिटल R बराबर चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या है, V तथा प्रवाहित धारा क्या है, स्मॉल I। R बराबर हमारा क्या आ जाएगा, V अपॉन I, और इसका मात्रक क्या होता है, ओम। इसका मात्रक क्या होता है, ओम या वोल्ट प्रति एम्पियर। जब वोल्ट प्रति एम्पियर कभी यूज नहीं किया जाता, लेकिन अगर कभी कभी बहुविकल्पी प्रश्न में आप लोगों को घुमाने के लिए ये मात्रक पूछ दिया जाता है, तो ओम होगा अथवा वोल्ट प्रति एम्पियर इसका मात्रक हो जाएगा, ओम या वोल्ट प्रति एम्पियर। अब नीचे इसमें लिख लीजिए, इसके अन्य बड़े मात्रक और छोटे मात्रक भी होते हैं, तो इसके अन्य मात्रक, इसके अन्य, या ऐसे करके आप लोग हेडिंग बना लेना, अन्य मात्रक। अन्य मात्रक, अन्य मात्रकों में पहला मात्रक इसका हो जाएगा 1 मेगा ओम। 1 मेगा ओम बराबर हो जाएगा जाके हमारा 10 की घात 6 ओम। किसके बराबर होगा, 1 मेगा ओम 10 की घात 6 ओम के बराबर। दूसरा इसका मात्रक होगा 1 माइक्रो ओम, ये छोटा मात्रक होता है। तो माइक्रो ओम में क्या होता है, 10 की घात माइनस के 6 ओम। तो यहाँ से हो जाएगा 10 की घात माइनस के 6 ओम। या यहाँ से और अगर पूछ दिया जाए 1 नैनो ओम, तो नैनो ओम में क्या होगा, 10 की घात माइनस के 9 ओम। तो बस ये तीनों आप लोग नोट कर लीजिएगा, यही ज्यादातर आते यूज में। उसके अलावा फिर जो आते वो सामान्य से होते हैं, वो आप लोगों को पता ही होंगे। तो नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। चलिए, नोट कर लिया होगा। अगला आर्टिकल है हमारा, देखिए क्या कह रहा है, वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक एवं विमा। तो अभी हमने वैद्युत प्रतिरोध का जो सूत्र पढ़ाया है उसी से आप लोग निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, सूत्र, यहां लिखेंगे सूत्र R बराबर V अपॉन I से। सूत्र R बराबर V अपॉन I से, यहां से बस अब लिखेंगे R का मात्रक बराबर, एक मिनट, यहां से लिखेंगे R का मात्रक बराबर क्या होगा, V का मात्रक बटे क्या हो जाएगा हमारा, I का मात्रक। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, R का मात्रक बराबर क्या होगा, वोल्ट, और बटे नीचे क्या आ जाएगा, एम्पियर। वोल्ट बटे एम्पियर। अब दूसरा देखिए यहां से, एक तो ये हो जाएगा और दूसरा है, अभी से वोल्ट को चेंज कर ले रहे हैं, तो R का मात्रक बराबर, इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो वोल्ट को चेंज करेंगे जूल प्रति कूलाम लिखेंगे, जूल प्रति कूलाम, और बटे पूरे के बटे क्या आ जाएगा, एम्पियर। एम्पियर। अब यहाँ लिख देना, चूंकि V बराबर W अपॉन Q से, ये दूसरे चैप्टर में हमने आपको परिभाषा पढ़ाई थी जहां वैद्युत विभव की, तो वहां लिखाया था V बराबर W अपॉन Q सूत्र। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, R का मात्रक बराबर, R का मात्रक बराबर, अब जूल तो ऐसा ही रखिए आप लोग, जूल बटे नीचे कूलाम को चेंज कर दीजिए, या जूल को भी चेंज करना चाहें तो जूल भी चेंज ही कर लेते, रुक जाओ।
तो जूल की जगह डब्ल्यू बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ हो जाएगा बल का मात्रक न्यूटन, न्यूटन इंटू मीटर। और नीचे आ जाएगा कूलाम, तो कूलाम की जगह क्या हो जाएगा, एम्पियर इंटू सेकेंड। तो एम्पियर गुणे एम्पियर और गुणे सेकेंड नीचे। अब यहां पर आप लोग मेंशन कर देना ब्रैकेट में, चूंकि W बराबर एफ इंटू डी एस, एक तो ये होगा और दूसरा नीचे क्या लिखा हमने, Q बराबर आई इंटू स्मॉल टी। तो ये दोनों का यूज किया है। अब इसके बाद फिर चेंज करेंगे, तो R का मात्रक बराबर, इन्हें जब तक चेंज करेंगे जब तक कि ये मूल मात्रकों में ना टूट जाए। तो न्यूटन की जगह पे क्या कर देंगे, न्यूटन की जगह पे बल बराबर होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान का क्या होगा, किलोग्राम, किग्रा लिख देंगे, और त्वरण का क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर इंटू ऊपर पहले ही मीटर दे रखा है तो इसे लिख देंगे, नीचे सेकेंड स्क्वायर इसका लेके आएंगे, और नीचे वाले तो ये दोनों हैं ही उसमें मूल मात्रकों में, तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, एम्पियर स्क्वायर और गुणे, नीचे एक सेकेंड स्क्वायर आएगा और एक सेकेंड पहले से है, तो सेकेंड की घात कितना हो जाएंगी, 3। अब ये सारे चेंज हो गए और यहाँ ब्रैकेट में लिख देना, चूंकि F बराबर एम ए, ऊपर हमने किससे बदला, F बराबर एम ए से बदला। तो यहां से क्या हो जाएगा, R का मात्रक बराबर, जब इसको हल करेंगे तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति एम्पियर स्क्वायर प्रति एम्पियर स्क्वायर और इनटू सेकेंड क्यूब। ये तो हो गया इसका मूल मात्रक। अब हमें यहां से लिखनी है इसकी विमा। तो विमा लिखने के लिए क्या करेंगे, आर की विमा। जब हमने इसे मूल मात्रकों में चेंज कर लिया तो विमा लिखना सिंपल है बिल्कुल। तो यहाँ लिखेंगे आर की विमा बराबर, अब विमा हमने आप लोगों को बता ही रखी है, किलोग्राम के लिए क्या करते, कैपिटल एम का प्रयोग करेंगे, मीटर के लिए कैपिटल एल का प्रयोग करेंगे, सेकेंड के लिए कैपिटल टी का प्रयोग करेंगे और एम्पियर के लिए कैपिटल ए का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा, एम मीटर की जगह पे L2 और नीचे आ जाएंगे फिर A2 और इनटू इसकी जगह पे क्या होगा, सेकेंड की जगह पे T3। तो यहाँ पे अब यहाँ से जब इसे पूरा हल करेंगे तो R की विमा, आर की विमा बराबर, आप लोग अगर निकालना ना जानते हो तो इसे रट लीजिए, अगर निकालना आता है तो हम तो कभी पक्ष में नहीं है कि आप लोग चीजों को रटें, हम तो कहते हैं हमेशा आप लोग निकाल के ही लिखें, आपको टाइम तो प्रॉपर मिलता ही है पेपर में, तो आप लोग हमेशा हर चीज को निकाल के ही लिखें। तो यहाँ से जो आर की विमा आएगी जाके ML2 A-2 T-3, क्या आ जाएगी, ML2 A-2 T-3, यही क्या होगी, आर की विमा। और आर का मात्रक क्या आया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति एम्पियर इंटू सेकेंड क्यूब। उम्मीद है आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा, बिल्कुल सिंपल सा ही है। सबसे पहले जो मात्रक दिए गए हैं व्युत्पन्न वाले मात्रक, इन्हें किसमें चेंज करना है, मूल मात्रकों में चेंज करना है, और मूल मात्रकों में चेंज करने के बाद जो आए हैं उस मूल मात्रक, उन्हें क्या करना है, विमीय सूत्र में परिवर्तित कर देना है, इससे हमें विमा भी पता चल जाएगी। आशा है आप लोगों को ये समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। अब अगला आर्टिकल देखिए क्या है हमारा, कह रहा है वैद्युत चालकता की परिभाषा। तो देखिए हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, वैद्युत चालकता। बिल्कुल सिंपल सी होती है वैद्युत चालकता, क्या होती है, इसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। सिंपल सी परिभाषा होती है वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, जो वैद्युत प्रतिरोध होता है इसी के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही वैद्युत चालकता कहते हैं। आज इसका नाम वैद्युत चालकता क्यों पड़ा, आप लोग खुद भी सोचिए कि वैद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध का क्या काम, क्या है कि धारा के मार्ग में रुकावट डालना। जब प्रतिरोध धारा के मार्ग में रुकावट डालता है और इसी का अगर कोई चीज उल्टा है तो इसी वजह से उसका नाम क्या रखा गया, वैद्युत चालकता, क्योंकि ये वैद्युत का चालन करती है। प्रतिरोध अगर रोकता है तो इसका उल्टा चालकता है, तो इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया, वैद्युत चालकता। और इसकी परिभाषा भी क्या होती है, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। इसका मात्रक ओम इनवर्स या महो,
कभी कभी महो लिख के आता है अथवा ओम इनवर्स होता है। तो यहाँ पर लिख लेना आप लोग वैद्युत चालकता, वैद्युत चालकता बराबर, वैसे पूछा नहीं जाता है, बहुत रेयर पूछा जाता है, लेकिन पता होना चाहिए। वैद्युत चालकता बराबर 1/वैद्युत प्रतिरोध, क्या हो जाएगा 1/वैद्युत प्रतिरोध। कभी भी अगर इससे रिलेटेड सवाल आ जाए तो सबसे पहले आप लोग प्रतिरोध ही निकालेंगे, और प्रतिरोध निकालने के बाद उसका क्या कर देंगे, व्युत्क्रम। तो सदैव वैद्युत चालकता का मान हमें पता चल जाएगा। कभी भी सीधे सीधे वैद्युत चालकता ज्ञात करने की कोशिश नहीं करनी है, सदैव पहले प्रतिरोध निकालेंगे और उसका क्या कर देंगे, व्युत्क्रम। तो हमें वहां से वैद्युत चालकता पता चल जाएगी। उम्मीद है आप लोगों को इसकी परिभाषा भी समझ में आई, और इसका मात्रक हमने क्या बताया, ओम का उल्टा महो या ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, चाहे कुछ भी जो आपको अच्छा लगे वो लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए अगली हेडिंग पड़ी है ओम का नियम। ये भी आप लोग हाई स्कूल की विज्ञान में खूब पढ़ाया गया होगा, आप लोगों को परिभाषा भी रटवाई गई होगी हाई स्कूल में। तो आप यहाँ भी बिल्कुल वही जो परिभाषा आप वहां पढ़ के आए वही परिभाषा यहाँ पर भी है। क्या है ओम का नियम, ओम के नियम के अनुसार ओम ने जब किसी चालक तार के ऊपर प्रयोग किया, तो उसके बाद उन्होंने पाया, क्या पाया देखिए, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, अब चालक की भौतिक अवस्थाएं क्या होती, जैसे ताप दाब लंबाई, जैसे उस चालक का ताप ना बदले, उस चालक पर दाब ना बदले, उस चालक की लंबाई ना बदले, बेसिक सी जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं, क्या कहा ओम ने देखिए, इस नियम के अनुसार या ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई कोमा ताप कोमा दाब आदि अपरिवर्तित रहे तो चालक में बहने वाली धारा, देखिए एक बार फिर से उस परिभाषा देखते हैं। क्या, ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई कोमा ताप कोमा दाब आदि अपरिवर्तित रहे तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V तथा चालक में बहने वाली धारा कैपिटल I का अनुपात सदैव नियत होता है। क्या बोली हमने परिभाषा, एक बार फिर से सुनिए, परिभाषा लर्न हो जानी चाहिए क्लास में ही। क्या कहा, ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई कोमा ताप कोमा दाब आदि अपरिवर्तित रहें तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा स्मॉल I का अनुपात सदैव नियत रहता है। तो यहां से R बराबर क्या हो जाएगा, या V बराबर क्या हो जाएगा, V/I बराबर नियतांक, और ये नियतांक क्या होता है, इसे ये हम क्या कहते हैं, कैपिटल R कहते हैं। तो लिख लीजिए V/I बराबर नियतांक बराबर कैपिटल R, और इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध, इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। तो नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का जो बार बार एग्जाम में रिपीट होता है उसको देखते हैं चल के फिर सॉरी, नोट कर लिया होगा। चलिए अपने चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। देखिए क्या कह रहा है अगला आर्टिकल हमारा, ओम के नियम का निगमन। हेडिंग डाल लीजिए, ओम के नियम का निगमन, ओम के नियम का निगमन लिखेंगे इसमें। माना किसी चालक तार की लंबाई स्मॉल l तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या अनुप्रस्थ पृष्ठ का क्षेत्रफल कैपिटल A, तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कैपिटल B, चालक तार में प्रवाहित धारा स्मॉल I है। माना चालक तार के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है तथा इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vd तथा प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश स्मॉल e है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः I बराबर क्या हो जाएगा, NeAVd, अभी हम पीछे पढ़ के ही आए हैं इसे, I बराबर NeAVd हो जाएगा। इतनी सब बातें जानने के बाद स्मॉल I बराबर क्या हो जाएगा, NeAVd, इसे आप लोग समीकरण 1 डाल देना। फिर लिखेंगे, अब देख यहाँ पर
आगे देखिए यहां पर लिखेंगे माना चालक तार के किसी बिंदु पर, माना चालक तार के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा हमारा V अपॉन डी से, तो E बराबर V अपॉन एल हो जाएगा जाके, यहां से E बराबर क्या हो जाएगा V अपॉन एल। अब यहां से क्या लिखेंगे, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वैद्युत बल, तो यहां से लिखेंगे प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वैद्युत बल, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वैद्युत बल F बराबर किससे लिखेंगे, अब वैद्युत बल की परिभाषा हमने आपको बता ही रखी है, F बराबर क्या होता है Q इंटू ई, चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो E इंटू ई हो जाएगा, तो E इंटू ई या F बराबर क्या हो जाएगा हमारा E इंटू ई का मान क्या हो जाएगा V अपॉन एल, तो F बराबर क्या हो जाएगा EB अपॉन एल, यहाँ से हो जाएगा। अब लिखेंगे इस बल, क्या लिखेंगे इस बल F के कारण इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण, तो यहाँ लिख देना इस बल F के कारण, इस बल कैपिटल F के कारण इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन E में उत्पन्न त्वरण A बराबर F अपॉन स्मॉल m, तो इम्प्लाइज A बराबर F का मान होगा EB बटे एम इंटू एल, EB अपॉन एम एल हो जाएगा, यहाँ से A बराबर क्या आ जाएगा EB अपॉन एम एल, यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद नीचे लिखते हैं। यहाँ तक आपको समझ में भी आया होगा, बिल्कुल सिंपल सा ही है, तो इसके बाद नीचे लिखेंगे यदि वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, क्या लिखेंगे नीचे यहाँ तक नोट करने के बाद, यदि वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में किसी इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग U1 है, यदि वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में किसी इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग U1 है, तब वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में वेग क्या हो जाएगा U1 प्लस ए टाउ 1, क्या हो जाएगा U1 प्लस ए टाउ 1। इसी प्रकार अन्य इलेक्ट्रॉनों के लिए हो जाएगा, तो इससे क्या निकालेंगे इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग, तो उसके बाद फिर आगे देखते हैं, तो पहले क्या लिखेंगे, यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया, तो इसके बाद आप लोग भाषा लिखेंगे यदि वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, हम ही लिख देते हैं यदि वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, यदि वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग U1 वेक्टर U1 है, तब वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग क्या हो जाएगा U1 प्लस ए टाउ 1, क्या हो जाएगा U1 प्लस ए टाउ 1, वेक्टर इस पे भी लगा देना, और वेक्टर रुक जाए सॉरी इसके ऊपर नहीं ए के ऊपर, वेक्टर ए टाउ 1, क्योंकि ये समय है तो समय अदिश राशि होती है, समय के ऊपर वेक्टर नहीं लगाना आपको होगा।
तो इसी प्रकार अन्य इलेक्ट्रॉनों के लिए नीचे लिखना आप लोग, इसी प्रकार अन्य इलेक्ट्रॉनों के लिए, इसी प्रकार अन्य इलेक्ट्रॉनों के लिए, अन्य इलेक्ट्रॉनों के लिए भी क्या हो जाएंगे वेग, u2 प्लस वेक्टर ए, वेक्टर u2 प्लस ए टाउ टू, कॉमा इन्हें ब्रैकेट में बंद करते जाना आप लोग, u3 प्लस वेक्टर ए टाउ थ्री, कॉमा डॉट 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 un प्लस ए वेक्टर टाउ n, वेक्टर इसके ऊपर भी है होंगे। अब क्या लिखेंगे आप लोग नीचे, इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग, इसके नीचे लिखेंगे तब इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग, तब इलेक्ट्रॉन का औसत ऊष्मीय वेग Vd बराबर, तब इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग Vd बराबर क्या हो जाएगा, यही सब जुड़ जाएंगे। तो यहां से जब इन्हें जोड़ेंगे तो हो जाएगा, देखिए क्या, u1 प्लस ए टाउ वन, ऐसे ही ब्रेकेट u प्लस u2 प्लस ए ब्रैकेट टाउ टू और प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ क्या आ जाएगा un प्लस ए टाउ n, इसके ऊपर ए के ऊपर वेक्टर लग जाएगा और पूरे के बटे क्या आ जाएगा, पदों की संख्या कितनी है, स्मॉल n, कुल पद बटे पदों की संख्या, तो बस लिख देंगे। इसके बाद इस, अब यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद यहाँ सब तक नोट करने के बाद ऊपर जगह है, यहीं पर हम इरेज करके लिखे दे रहे हैं, नीचे तो जगह है नहीं, तो यहाँ से लिखेंगे क्या, देखिए हल करेंगे इसको, तो जब हम इसे हल करेंगे, हल करने पर देखिए ये ऊपर लेकर आइए सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा Vd बराबर u1 प्लस u2 प्लस u3, ब्रैकेट में इन्हें u1 u2 u3 को एक ब्रैकेट में कर ले रहे अलग अलग, और यहाँ से प्लस डॉट 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 प्लस un, इसके बटे में क्या कर लेंगे n, इसके बटे में अलग कर लिया n, प्लस ए सब में कॉमन है, समान है, तो ए को बाहर कर लेंगे वेक्टर ए, और ब्रैकेट में हो जाएगा टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ थ्री प्लस डॉट 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 प्लस टाउ n, और बटे में क्या हो जाएगा स्मॉल n। यहां तक आप लोग लिख लेना। अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या है, औसत ऊष्मीय वेग है, तो Vd बराबर क्या हो जाएगा, इसे लिख देना, इलेक्ट्रॉन का औसत ऊष्मीय वेग, औसत ऊष्मीय वेग, ऊष्मीय वेग, ये इलेक्ट्रॉन का औसत ऊष्मीय वेग है, प्लस ये क्या हो जाएगा वेक्टर ए इंटू, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के बीच का क्रांतिकाल या समय अंतराल, तो यहाँ लिख देना इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय अंतराल, क्रमागत टक्करों के बीच का समयांतराल, इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत टक्करों के बीच का समयांतराल। तो बस यहां से अब इलेक्ट्रॉन का औसत ऊष्मीय वेग क्या होता है, शून्य होता है। इलेक्ट्रॉन का जो औसत ऊष्मीय वेग होता है वो क्या होता है, शून्य, तो इसे हम लोग रीअरेंज कर ही दे रहे हैं, आपने नोट तो कर ही लिया होगा, नहीं भी किया तो आप लोग वीडियो बैक करके इसे नोट कर लेना। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का औसत ऊष्मीय वेग, तो यहां से हो जाएगा Vd बराबर 0 प्लस वेक्टर ए इंटू टाउ, यहाँ से क्या आ जाएगा Vd बराबर वेक्टर ए इंटू टाउ, इम्प्लाइज वेक्टर ए का मान रख देंगे उठा के, तो Vd बराबर ए बराबर हमने क्या निकाला था Eb अपॉन EML, तो यहाँ रख देना Eb अपॉन EML इंटू टाउ, क्या आ जाएगा Eb अपॉन EML इंटू टाउ, वेक्टर Vd का मान यहाँ से निकल के आएगा Eb अपॉन EML इंटू टाउ। अब ये क्या है, यहाँ से यही अनुगमन वेग तथा वैद्युत विभवांतर, यही किसके बीच, अनुगमन वेग तथा वैद्युत विभवांतर एवं अनुगमन वेग तथा श्रांति काल के बीच का संबंध, देखिए ये रहा अनुगमन वेग, ये विभवांतर रहा, ये रहा श्रांति काल, ये रहा अनुगमन वेग, तो यहाँ नीचे लिख देना यही अनुगमन वेग तथा वैद्युत विभवांतर एवं अनुगमन वेग तथा श्रांति काल के बीच संबंध है।
अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से चेंज कर देंगे, तो वहां से आई का मान उठा के यहाँ लेके आएंगे, आई का मान जो है यहाँ पर रिप्लेस करेंगे यार। तो देखना क्या लिखेंगे आके, यहाँ से देखिए समीकरण एक से, ऐसे लिखना आप लोग, समीकरण एक से स्मॉल आई बराबर क्या था, एन ई ए वी डी, वी डी की जगह पे ये रख देना ई बी अपॉन एम एल इंटू टाउ, ई बी अपॉन एम एल इंटू टाउ। जब यहाँ से इसे और हल करेंगे तो यहाँ से आएगा जाके, अच्छा बी और आई को एक साथ कर लो, तो देखो v अपॉन आई, हमने क्या किया, इसके बटे में आई को ले आए, अब इस सबको इस साइड ट्रांसफर कर दो, देखो एम एल क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, एम एल इस साइड आ जाएंगे, अब इन्हें क्या करना है, नीचे लेके जाना है, तो एम एल अपॉन आ जाएगा एन ई स्क्वायर इंटू ए इंटू टाउ। तो देखो v अपॉन आई बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, v अपॉन आई बराबर आ जाएगा एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन, तो यहां से अब देखो, चूंकि ये m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, तो फिक्स होगा। यल स्मॉल यल क्या दे रखी है, चालक तार की लंबाई, चालक तार की लंबाई जो हम ले लेंगे एक बार वो निश्चित हो जाएगी, इसलिए वो भी नियत होगी। उसके बाद n क्या है, उस चालक तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये भी नियत होगी। उसके बाद E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये भी नियत होगा। उसके बाद A क्या है, उस चालक तार का परिच्छेद क्षेत्रफल, ये भी नियत होगा। उसके बाद ये जे दे रखा है जो श्रांति काल, तो इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय अंतराल भी निश्चित होगा, तो सारा कुछ ही क्या हो जाएगा, निश्चित। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, v अपॉन आई बराबर नियतांक, क्या आएगा, b अपॉन आई बराबर नियतांक, और किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। b अपॉन आई बराबर नियतांक बराबर किसके हो जाएगा, कैपिटल R, और इसी को क्या कहते हैं, b अपॉन आई बराबर नियतांक बराबर नियतांक बराबर ब्रैकेट में लिख लेना R, और इसी को कहते हैं वैद्युत प्रतिरोध बराबर वैद्युत प्रतिरोध। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये आर्टिकल भी समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जिसे 2 से 3 बार आप लोग देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। यही क्या है, ओम का नियम है, नीचे आप लोग लिख लेना, यही ओम का नियम है। तो इस आर्टिकल को जरूर से 2 से 3-4 बार जरूर करेंगे आप लोग, अगर जब तक करेंगे नहीं तब तक ये आएगा नहीं, समझ गए आप लोग। तो 2-3 बार मतलब करके जरूर देखिएगा, रिपीट करेंगे तो आप लोगों को आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सीख जाएंगे आप लोग। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।